नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव या यूं कहूं सेमीफाइनल के नतीजे चंद दिनों बाद 3 दिसंबर को आ रहे हैं और जाहिर तौर पर इन अहम नतीजों का इंतज़ार पूरे देश को है। और इन नतीजों का इंतज़ार जितना मोदी जी को है उतना ही इंतज़ार राहुल गांधी को भी है। लेकिन एक तीसरा शख्स भी है, जी हां, एक तीसरा शख्स भी है, उसे भी इन अहम नतीजों का इंतजार है और वो है नितिन गडकरी। वो नितिन गडकरी जो एक कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, लेकिन आज की तारीख में मोदी जी ने उनको हाशिए पर रखा हुआ है। अब दोस्तों, 3 दिसंबर के दिन कुछ भी हो सकता है मोदी जी सरप्राइज देते हैं और ये भी मुमकिन है कि सेमीफाइनल उनके हाथ से निकल जाए। हो सकता है 5 में से सिर्फ एक राज्य मोदी जी की झोली में आए और बाकी राज्य वो हार जाए। अब अगर ऐसा होता है तो उस दिन 2 लोगों की जीत होगी, एक तो राहुल गांधी और दूसरे नितिन गडकरी। अब दोस्तों, अगर मोदी जी के चाणक्य अमित शाह की बात माने तो उनका यह दावा है कि 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये बीजेपी के खाते में। राजस्थान तो वो जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश में वो जीतने जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में अमित शाह का कहना है कि उनकी चुनौती बड़ी जबरदस्त है और इस बार बघेल हारेंगे, कांग्रेस हारेगी, ये उनका कहना है। तेलंगाना पर वो थोड़ा खामोश हैं और मिजोरम पर वैसे भी बीजेपी से कोई बात नहीं करता। यानी कुल मिलाकर बीजेपी 3 स्टेट्स जीत रही है, मध्य भारत जीत रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बीजेपी के खाते में आता है तो मोदी जी के लिए ये नतीजे अच्छे नहीं हैं। यानी अग्नि परीक्षा में, इस सेमीफाइनल में वो फेल ही माने जाएंगे। और लोगों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को ये नतीजे आए तो फिर मोदी जी के बुरे दिन भी 3 दिसंबर से ही शुरू होते हैं। और अगर मोदी जी के बुरे दिन शुरू होते हैं तो ये भी इत्तेफाक है 3 दिसंबर से ही गडकरी के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। ये बीजेपी के भीतर इस तरह की चर्चा है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं असली खबर पर आऊं, गडकरी इंपॉर्टेंट क्यों है, गडकरी महत्वपूर्ण क्यों है, गडकरी की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि अगर 3 दिसंबर को मोदी फेल होते हैं तो फिर गडकरी का नाम बीजेपी में क्यों लिया जाएगा, गडकरी की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले इसको जानते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल गडकरी की जो इंपॉर्टेंस है आज से नहीं, मोदी जी 2012 से गडकरी से घबराते रहे हैं और आज भी वो घबराते हैं। उसकी वजह है कि बीजेपी के जो पुराने नेता हैं या बीजेपी के जो असली नेता हैं, खांटी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जैसे राजनाथ, जैसे आप कह सकते हैं वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह, ये जो मुख्यमंत्री रहे बड़े नेता, कहीं ना कहीं मोदी ने इन सभी को साइडलाइन किया। और इत्तेफाक देखिए, सारे के सारे गडकरी जी के बहुत करीब हैं और एक लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में आप मेनका गांधी को शामिल कर सकते हैं जिनको साइडलाइन कर रखा है। वरुण गांधी, ये भी नितिन गडकरी के एक बड़े फैन हैं। नितिन गडकरी और वरुण गांधी में एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज है। यही नहीं, सुशील मोदी, वो भी नितिन गडकरी का बहुत सम्मान करते हैं। राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद, एक लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। कहीं ना कहीं गडकरी को यह भी बड़ा मानते हैं। गडकरी के आप कह सकते हैं असली शुभचिंतक ये नेता हैं। पॉइंट नंबर 2, गडकरी इंपॉर्टेंट क्यों है बीजेपी के सर्कल में। उसकी एक और वजह यह है कि गडकरी नागपुर से आते हैं, नागपुर उनकी कंस्टिट्यूंसी है और नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। जाहिर तौर पर गडकरी और आरएसएस लीडर्स की एक अच्छी ट्यूनिंग है। आप कह सकते हैं मोहन भागवत, जिनके बारे में कहा जाता है कि आजकल थोड़ा सा असहज हैं वो मोदी से, लेकिन मोहन भागवत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते हैं नितिन गडकरी से। इसी तरह से मनमोहन वैद्य, वो भी एक सीनियर लीडर हैं आरएसएस के, वो प्रशंसक हैं नितिन गडकरी के। तो आरएसएस की बैकिंग हमेशा से गडकरी के साथ रही है और यह भी एक कारण है कि गुजरात लॉबी थोड़ा सा गडकरी से दूरी निभाती है, क्योंकि गडकरी आरएसएस के भी क्लोज हैं,
गडकरी को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का भी समर्थन है और घबराने का मोदी जी का एक वाजिब कारण भी है। पॉइंट नंबर 3, अब ऐसे तो कई पॉइंट हैं लेकिन प्रमुख पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं इत्तेफाक से वो गडकरी जी के साथ हैं। और उसकी वजह यह है कि चाहे वो कम्युनिस्ट नेता हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से आने वाला नेता हो, चाहे वो दलित नेता हो, चाहे वो साउथ की जो पार्टी उनके लीडर्स हों, गडकरी का रेपो सबसे अच्छा है। और चाहे वो सड़क की योजना हो, चाहे वो कोई भी केंद्रीय योजना हो जो गडकरी हैंडल कर रहे हो, उन्होंने हमेशा कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सबको अप्लाइज किया है और विनम्र है। अगर कोई उनसे मिलने जाता है तो बाहर दरवाजे तक गडकरी छोड़ने आते हैं और हर फ़ोन का जवाब देते हैं। शायद इसीलिए ममता बनर्जी से उनके बड़े अच्छे, दीदी से वाकई भाई वाले रिश्ते हैं उनके ममता बनर्जी से। शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये जो महाराष्ट्र लॉबी है, ये तो आप कह सकते हैं कि जैसे घर की बात है गडकरी लिए। कभी भी समर्थन देने से पीछे नहीं हटेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। अगर आप नीतीश कुमार की बात करें या नवीन पटनायक की बात करें या और समाजवादी नेताओं की बात करें, इनके रिश्ते भी, लालू के, तेजस्वी के, इन सब के रिश्ते गडकरी से बेहद अच्छे हैं। और अगर आप साउथ में चले जाते हैं तो चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे वो स्टैलिन हो, इवन कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिनकी बात मुलाकात आज भी नितिन गडकरी से होती। तो ये नितिन गडकरी के लिए एक्सेप्टेंस है, जिस तरह से उनको लोग स्वीकार करते हैं। और शायद इसी वजह से पार्लियामेंट में सबसे कम विरोध अगर बीजेपी के किसी 2 नेताओं का होता है तो उसमें राजनाथ और नितिन गडकरी प्रमुख हैं। अब दोस्तों, इतना तो आप भी समझ रहे होंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि मोदी जी इतना घबराते हैं नितिन गडकरी से। शायद जो एक्सेप्टेंस है नितिन गडकरी की अक्रॉस ऑल द पार्टी लाइंस, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, वो जो उनकी एक्सेप्टेंस है। और आप कह सकते हैं कि वाजपेयी का जो मॉडरेट फेस है वो गडकरी में रिफ्लेक्ट करता है। ये उनकी एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी खूबी है जो मोदी जी को बहुत अखरती है। और इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ, मैं ये भी आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूँ कि मोदी जी ने इन कुछ बरसों में नितिन गडकरी के पर कैसे कतरे, या आप ये कह सकते हैं कि लगातार नितिन गडकरी के पर कतरते ही चले गए। नरेंद्र मोदी उनको हाशिए पर धकेलते ही चले गए। उनकी राजनीति को खत्म करने में गुजरात लॉबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मिसाल के तौर पर गडकरी जी के पास एक समय 5 मंत्रालय थे और हर मंत्रालय में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। आज भी जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है, जो आप कह सकते हैं हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नितिन गडकरी की रही। लेकिन उसके बावजूद 5 में से आज 4 मंत्रालय मोदी जी छीन चुके हैं। सिर्फ 1 मंत्रालय इस सीनियर लीडर के पास है, जबकि छोटे छोटे नेता जो भाजपा के कल के नेता हैं 4 मंत्रालय उनके पास है। किसी के पास 3 मंत्रालय हैं। जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं, जो हाजिरी लगाते थे, उनके पास 2 मंत्रालय हैं, 3 मंत्रालय। गडकरी के पास सिर्फ 1 मंत्रालय। यही नहीं, गडकरी जी को जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, जो संसदीय बोर्ड है, सबसे बड़ी कमेटी आप कह सकते हैं बीजेपी की, उससे भी पिछले साल निकाल दिया उनको। और यही नहीं, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है CEC, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर होता है, वो CEC का भी मेंबर होता है। तो चुनाव की जो समिति है उससे भी बाहर किया। आप कह सकते हैं कि पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इलेक्टोरल प्रोसेस यानी चुनावी राजनीति से बीजेपी ने अपने एक पूर्व अध्यक्ष को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर कर रखा है, नितिन गडकरी। ये मोदी जी का सलूक रहा है सबसे बड़े स्टार परफॉर्मर नितिन गडकरी के साथ। जी हाँ, उनके कैबिनेट के सीनियर कोलीग के साथ ये व्यवहार रहा है, ये रिस्पॉन्स रहा है मोदी का उनके प्रति पिछले 9.5 वर्षों में। अब दोस्तों, बड़ी खबर पे आते हैं, असली खबर पे आते हैं, जो मैं शुरू से आपको बता रहा था कि 3 दिसंबर एक, आप कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट क्यों है। अगर 3 दिसंबर को मोदी जी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, 5 राज्यों में से सिर्फ 1 राज्य उनकी झोली में आता या 1 भी नहीं आता, तो ये दिन जो है वो नितिन गडकरी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब ये जो बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पार्टी में जो नेता डिस्कस कर रहे हैं। पार्टी में जिस बात की चर्चा है आज की तारीख में वो ये है कि अगर सेमीफाइनल में मोदी का प्रदर्शन ठीक नहीं है तो एक चीज़ तय है
कि हिमाचल, कर्नाटक, दिल्ली बाई इलेक्शंस के बाद अगर मोदी जी इस इलेक्शन में भी परफॉर्म नहीं करते हैं तो एक चीज एकदम क्लियर है, साफ है कि जो मोदी मैजिक है वो डाइल्यूट हो रहा है। कहीं ना कहीं वो जो जादू है, या जादू था, वो लोगों के सर जो चढ़ा था वो उतर रहा है। और ऐसी स्थिति में मोदी जी फाइनल में, 2024 के फाइनल में जो 4-5 महीने बाद है, उसमें 300 पार कर जाएं, यानी 300 सीटें 2019 की तरह ले आएं, ये नामुमकिन है। लोगों का असेसमेंट है, और जो बीजेपी की जो फीडबैक है वो भी ये जाहिर करती है, या आरएसएस का जो असेसमेंट है, कि मोदी जी की जो गिनती है वो 250 के नीचे जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र फंसा हुआ है, बिहार फंसा हुआ है, बंगाल फंसा हुआ है, और जो स्थिति है कर्नाटक में ठीक नहीं है, साउथ में और खासकर उड़ीसा, झारखंड में और तेलंगाना में मोदी जी जो चीज़ चाह रहे थे पिछले 7-8 महीनों से, कुछ कर नहीं पाए खास। तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स का मानना है, बीजेपी का मानना है कि 230 के आसपास मोदी की गिनती रुक सकती है, यानी मोदी की जो सीटें हैं 272 प्लस की जगह 220 से 230, 220 से लेकर 230 के बीच में सिमट सकती है। और ये अगर आंकड़ा आता है तो इसी आंकड़े से नितिन गडकरी का खेल शुरू होता है। अब दोस्तों 2024 के फाइनल में अगर मोदी जी की नाव फंस जाती है बीच मझधार में, अगर उनकी जो सीटें हैं 272 से कम आती हैं, वो 272 के मेजॉरिटी मार्क को टच नहीं कर पाते, जिस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है, जो बीजेपी के भीतर भी व्यक्त की जा रही है, तो फिर क्या होगा? अगर 225, 230, 235 पर मोदी रुकते हैं, इन सीटों पर रुकते हैं, ये आंकड़ा आता है बीजेपी का फाइनल, तो फिर नितिन गडकरी इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? नितिन गडकरी की अहमियत की तब क्यों होगी? वाई नितिन गडकरी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर, क्यों होंगे? मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सवाल था, और इसका जवाब इतना आसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस जवाब को मैं पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने रखूं, और नितिन गडकरी और मोदी की अदावत, नितिन गडकरी और मोदी के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, और नितिन गडकरी किस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, और उनके पीछे क्या बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं, क्या एक बगावत शुरू हो जाएगी, और क्या जो बड़े नेता हैं विपक्ष के वो भी नितिन गडकरी को साथ दे सकते हैं अगर ऐसा मौका आता है जहां मोदी को किनारे लगाना हो। अगर ऐसा मौका आता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है, तो क्या गडकरी सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो जाएंगे? मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम चलते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, 3 दिसंबर के बाद अगर नतीजे गुजरात लॉबी के फेवर में नहीं आते, अगर ये स्कोर बोर्ड जो है वो मोदी जी की हार को कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग आज की तारीख में जिनको हाशिए पर रखा गया है बीजेपी में, मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात नहीं कर रहा हूं, वरुण गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वसुंधरा राजे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे बड़े चेहरे की बात कर रहा हूं, मैं पूर्व अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा हूं, मैं नितिन गडकरी के बारे में बात कर रहा हूं, कि नितिन गडकरी को आप कहां खड़ा देखते हैं? अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस 3 दिसंबर जो सेमीफाइनल है उसमें अगर अच्छी नहीं है, तो फिर क्या माने कि गडकरी के अच्छे दिन फिर आ रहे हैं? देखिए दीपक भाई, सीधा जवाब, सीधा सवाल था आपका, क्या गडकरी के अच्छे दिन आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। और गडकरी के अच्छे दिनों का काउंटडाउन हिमाचल से शुरू हुआ है। हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक, यहाँ जो बीजेपी की हार हुई है, ये बीजेपी की हार केंद्र सरकार के रवैये से और ये जो संगठन पे सरकार हावी हुई उसके वजह से हुई है। केंद्रीय नेतृत्व के हाथ जो बीजेपी कलेक्टिव नेतृत्व की बात करती थी, वो कलेक्टिव लीडरशिप खत्म होकर लीडरशिप सिर्फ 1 या 2 आदमी के हाथ में रह गई है। उस वजह से कहीं ना कहीं नीचे संवादहीनता की स्थिति बनी है। चाटुकारों का एक साम्राज्य खड़ा हो गया है, जो महिमा मंडन गाकर इन 2 भगवानों के प्रति अपना समर्पण दिखाकर संगठन का सत्यानाश कर चुके हैं। यही कारण हिमाचल में विद्रोह हुआ। बीजेपी और विद्रोह ये शोभा नहीं देता। कैडर बेस्ड पार्टी है, संघ के खास ट्रेंड स्वयंसेवकों से बनती है बीजेपी। वहां विद्रोह होना, कर्नाटक में इतने हाशिए पे आना, ये कर्नाटक में जो पार्टी का हाशिया हुआ, इसके लिए कांग्रेस की जीत से ज्यादा ये
येदियुरप्पा ने दिखाया हुआ आईना है दिल्ली को कि अपनी औकात में रहिए, क्षेत्रीय क्षेत्रप ही संगठन को चलाते हैं। उसके बाद ये 3 राज्यों के चुनाव, इन 3 राज्यों के चुनाव में क्या हुआ? शिवराज सिंह का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे थे आप, क्योंकि योजनाओं का जिक्र नहीं कर रहे थे आप। जब अंत में आपको समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गई, तो फिर शिवराज की जय जयकार बोलने लगे। यदि शिवराज सिंह इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर आप बोल रहे हो है, तो फिर उनका चेहरा देने में क्या शर्म है आपको? पूरे टाइम रमन सिंह एक एक्सटेंडेड मंडल में बैठे हुए थे, जो मार्गदर्शन मंडल है एक्सटेंडेड मार्गदर्शन मंडल, म्हणजे एनएक्सी जो मार्गदर्शन मंडल का मैं कहता हूं, वो उपाध्यक्ष पद है बीजेपी के संगठन, वो डंपिंग ग्राउंड है। आपने वसुंधरा को वहां डंप करा। वसुंधरा से बड़ा नाम राजस्थान में नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन मात्र आप अपने जीत के चलते उसको खत्म कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वसुंधरा दुखी नहीं? क्या आपको लगता है येदियुरप्पा दुखी नहीं? क्या आपको लगता है शिवराज दुखी नहीं? क्या आपको लगता है सुशील मोदी दुखी नहीं? क्या आपको लगता है दास साहब जिनको गवर्नर बनाया वो दुखी नहीं? हर राज्य में एक, क्या आपको लगता है एकनाथ खड़से दुखी नहीं? क्या आपको लगता है भाजपा में कई लोग ऐसे हैं जो दुखी नहीं है महाराष्ट्र में? तो ये जो सारा कोप भवन जो एक है, सबको रोने के लिए एक ही खंदा है जिसका नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के पास ये लोग आते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं। नितिन गडकरी उनकी बात सुनते हैं, उन्हें सांत्वना देते जी। हैं, उन्हें कहते हैं कि अपने संगठन के साथ रहना है। लेकिन नितिन गडकरी उन्हें प्रॉमिस भले ही नहीं देते होंगे, लेकिन उन सभी का नितिन गडकरी के पास रोने के लिए आना, ये बात को दर्शाता है कि वो दूसरा पावर सेंटर जो कोप भवन के द्वार का रक्षक है, उसे नितिन गडकरी के रूप में देखते हैं। ये हम नहीं टाइगर, कह यहाँ रहे, दो सवाल ये जो दिखाई देता है टाइगर वो है। टाइगर 2 क्वेश्चन है, बहुत स्पष्ट क्वेश्चन है। 3 दिसंबर को मैं दोनों सिचुएशन पे आपके छोटे-छोटे जवाब चाहता हूँ। 3 दिसंबर को अगर ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जो बीजेपी के लिए 3 ही राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि तेलंगाना और मिजोरम में बिल्कुल भी बीजेपी कहीं भी है नहीं मैदान में। तेलंगाना में थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये जो 3 राज्य हैं, अगर बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जीत जाती है तो क्या होगा? और ये तीनों हार जाती है तो फिर क्या होगा? और ये मैं गडकरी को लेकर पूछ रहा हूँ कि अगर ये तीनों राज्य मोदी जी जीत गए, छत्तीसगढ़ में भी झंडे गाड़ दिए, मध्य प्रदेश में भी गाड़ दिए, राजस्थान में जीत गए, तब नितिन गडकरी कहाँ खड़े हैं? और ये तीनों राज्य मोदी हार गए, मान लीजिए राजस्थान भी चला गया, यहाँ जीतने के प्रबल आप कह सकते हैं चांसेस हैं। अगर तीनों राज्य हारे तब गडकरी कहाँ खड़े? पहले हम, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सवाल है, हाइपोथेटिकली जवाब दूंगा मैं आपको। पहला जो उनका ये है कि यदि तीनों राज्य जीतते हैं, यदि तीनों राज्य ये जीतते हैं, तो नितिन गडकरी ने अपनी बैग पैक करना शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा का टिकट नितिन गडकरी को नहीं मिलेगा। नितिन गडकरी को जबरिया रिटायर्ड किया जाएगा। उनकी हालत सुमित्रा महाजन जैसी होगी। नागपुर में कोई फंक्शन होगा तो लोग उनको बुलाएंगे, उन्हें गवर्नर भी नहीं बनाया जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मतलब एकदम एकदम दी एंड बिल्कुल पॉलिटिकल करियर का। दी एंड, बिल्कुल द एंड। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तीनों स्टेट्स छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चमत्कार कर दिया मोदी जी ने, तो ये नितिन बिल्कुल, गडकरी का द एंड है और उनको आप कह रहे हैं टिकट भी नहीं मिलेगा और उन्हें टिकट समझदारी भी इसमें कि उनको खुद रिटायर हो जाना चाहिए। टिकट भी नहीं मिलेगा, उनको गवर्नर भी नहीं बनाया जाएगा। वो अपने जीवन के संस्करण सुनाते हुए लोगों को दिखाई देंगे। और अगर क्योंकि जीत के हार जाते हैं, नितिन नहीं, इसका कारण भी बताता हूं। क्योंकि नितिन गडकरी को डे 1 से नरेंद्र मोदी जी अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। वो नितिन गडकरी कॉम्पिटिटर। को वो सोचते हैं कि संजय जोशी की वापसी नितिन गडकरी कर रहे थे। उसके बाद ये वही लॉबी है जिन्होंने, जो वैद्य साहब ने जो अपने ब्लॉग में लिखा, वो यकीनन लिखा। मनमोहन वैद्य पूर्ति पे जी। रेड होती है, जिस पूर्ति से कोई लेना देना नहीं, उस पूर्ति पे रेड होती है। तमाम टाइप के लांछन लगाए जाते हैं। टाइगर, आपने कहा कि ये एक पृष्ठभूमि है, अदावत की हाँ, पृष्ठभूमि है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, दर्शक भी, हमारे जो दोस्त हैं वो भी सहमत होंगे। आपका कहना है कि भाई नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री मोदी अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, प्रतिस्पर्धी मानते हैं, भाई यकीनन, ये हमारे
राजनीतिक आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर हैं। दूसरा आपने कहा कि मनमोहन वैद्य जो आज की तारीख में आरएसएस के टॉप लीडर हैं, इन्होंने ब्लॉग लिखा था 2012 में कि मोदी जी ने किस तरह से कोशिश करी नितिन गडकरी को कमजोर करने की, यानी नितिन गडकरी को कमजोर करने वाली जो लॉबी है वो गुजरात लॉबी है, मोदी है, अमित शाह। ये बात आरएसएस के बड़े लीडर ने अपने ब्लॉग में लिखी थी आज से तकरीबन 11 साल पहले, 10 साल 11 साल पहले 11 साल पहले। ये बात मैं समझ रहा हूँ, ये बात मैं समझ रहा हूँ, अदावत तो है उसमें, तो कोई मतलब कोई शक शुबा नहीं। मैं असली सवाल पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि जीतेंगे मोदी जी अगर चमत्कार कर देते हैं इस सेमीफाइनल में तो गडकरी जी को रिटायर हो जाना चाहिए, आपने कहा उनको टिकट भी नहीं मिलेगा, गवर्नर। लेकिन अगर मोदी हार जाते हैं, सोचिए छत्तीसगढ़ भी हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, तेलंगाना हार रहे हैं, मिजोरम हार रहे हैं, और खुदा न खास्ता राजस्थान भी कहीं हार गए, फिर कहां गडकरी खड़े हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। फिर अब दूसरे सेक्शन में आते हैं जी, यदि ये तीनों राज्य हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही स्वर उठने लगेंगे सवालों के, सवाल पूछने लगेंगे लोग। मोदी मैजिक। वसुंधरा राजे कतई ये अपयश अपने सर पे नहीं लेगी, वो खुल के बोलेगी, पीछे उसके पीछे हिमालय जैसे गडकरी खड़े होंगे। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हुंकार लगाएंगे, रमन सिंह के पीछे राजनाथ सिंह खड़े होंगे। मध्य प्रदेश में तोमर कहेंगे कि आपने हमको वहां भेज के हमारी बेइज्जती कर दी। शिवराज सिंह मजे लेंगे कि मेरे हाथ में कमान होती तो मैं जितवा के लाता, पहले भी मैं करवाता आया हूं। मेरे पैरों पे चेहरे बेड़ियां पे डाल आप रखी जीते है। हैं, मेरे चेहरे पे मैं जीत लाते गया और आपके चेहरे पे हमने हार स्वीकार न करनी पड़ी। इसका जवाब नहीं होगा मोदी जी के पास। ऐसे में विरोध के स्वर इतने बढ़ जाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के टिकट के बंटवारे में वो दादागिरी नहीं चलेगी जो पहले वाली चलती थी। अराजकता दिखाई देगी पार्टी में। आज भी कर्नाटक में विरोध के स्वर उमड़ रहे हैं। आज भी कर्नाटक में संगठन लगातार एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने चरणों में गिर के येदुरप्पा के बेटे को, येदुरप्पा जी ने तो यही कहा था कि मैं रिटायर्ड होना चाहता हूं, मेरे बेटे को सेटल करो, नहीं किया ना। अब क्यों येदुरप्पा के बेटे को आपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया कर्नाटक में? जो कर्नाटक में केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय शत्रुओं के सामने लेट गया है, घुटनों पे आ गया है, वो पूरे देश में आता हुआ दिखाई देगा आपको। वो बिहार में भी सुशील कुमार शिंदे के सामने घुटने टेकेगा। वो फिर लोकसभा के लिए शिवराज के चरण पकड़ेगा। मतलब आप ये वो कह रहे वसुंधरा हैं के कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर सेमीफाइनल में मोदी जी अपनी अग्नि परीक्षा में पास नहीं होते, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट बीजेपी नहीं देती है, तो एक बहुत बड़ी कतार है बीजेपी के नेताओं की, जिसमें आपने कहा राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, वसुंधरा है, रमन सिंह है, शिवराज है, उसमें रविशंकर प्रसाद हो सकते हैं, उसमें सुशील मोदी हो सकते हैं, उसमें प्रकाश जावड़ेकर हो सकते हैं, उसमें राजीव प्रताप रूडी हो सकते हैं, शाहनवाज हुसैन हो सकते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं भयानक लिस्ट है। नाराज हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने तो वरुण गांधी, मेनका गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी का तो नाम ही नहीं लिया। आपको लगता है कि अगर ये सेमीफाइनल कहीं ना कहीं मोदी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ये स्वर जो है कहीं ना कहीं बागी सुर जो है हमें सुनाई देंगे और इनको लीड नितिन गडकरी करेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं नितिन गडकरी विल लीड? नितिन गडकरी तो वैसे भी आउटस्पोकन होने के लिए जाने जाते हैं। तीनों राज्यों के चुनाव हारने के बाद यदि दीपक शर्मा ने भी सवाल पूछा गडकरी जी को कि ये चुनाव आप क्यों हारे, तो वो बोलेंगे कि आप केंद्रीय नेतृत्व को पूछिए, उन्होंने चुनाव उन्होंने लड़ा है। ना मैंने जी, टिकट दिया है, ना मैंने टिकट बांटने के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नहीं हूं और आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में कैसे लोग रबर स्टैंप बैठे हैं आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जिनका कोई जी, वजूद नहीं रहा या जो पूर्ण रूप से
सही मायने में मार्गदर्शन मंडल में बैठने लायक लोग हैं, ऐसे को आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया है। लेकिन उनकी जी सुनता कौन है? मार्गदर्शन मंडल ये डंपिंग ग्राउंड है, मार्गदर्शन लिया कहाँ जाता है? उन्हें तो मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप चुप रहिए, आपका जन्मदिन जी आएगा, आप बुके लेके आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, इसी में धन्यता मानिए। लेकिन एक बात मैं आपकी आपकी बात से सहमत हूं, जिस तरह से आप एक तस्वीर सामने दिखा रहे हैं हमारे दोस्तों को, ये बात एकदम सही है। अ, चलिए अगर हम ये माने कि ये सेमीफाइनल मोदी के हाथ से निकल रहा है और आपका कहना है कि फिर वो जो जिन लोगों को हाशिए पे किया गया, जिन लोगों को बीजेपी में साइडलाइन किया गया, उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनका शोर सुना जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर मोदी सेमीफाइनल में प्रदर्शन अच्छा नहीं करते तो उम्मीद ये भी है कि जो फाइनल है उसमें भी मोदी हो सकता है बहुमत से काफी कम रह जाए, बजाय 272 या 300 सीट लाने के हो सकता है मोदी का जो रथ है वो 230 सीटों पर रुक जाए, 225 सीटों पर रुक जाए। ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि एक चीज हमें स्वीकार करनी होगी कि अगर सेमीफाइनल कोई खिलाड़ी हारता है तो हम फाइनल में भी एक प्रत्याशित नतीजे जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं या उसकी आशंका रहती है। अगर मोदी का रथ 24 2024 के फाइनल में 230 सीट पर रुक जाता है, 235 सीट पर रुक जाता है, 225 सीट पर रुक जाता है, जहां वो बहुमत से 30-40 सीट नीचे है, भले ही वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, लेकिन बहुमत से 40 सीट नीचे है। ऐसी स्थिति में फिर आप गडकरी को कहां देखते हैं? यदि मोदी जी का रथ 2024 के लोकसभा चुनाव में 230 के दलदल में फंस गया, तो फिर उस रथ को खींचने के लिए नए दम का घोड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि 230 पे ये घोड़ा तो नहीं इस रथ को खींच पाएगा। और ऐसे नए दमदार घोड़े में जो सबसे आगे का नाम है वो नितिन गडकरी का है। उसके कारण है, वो नहीं कि वो मराठी है या नागपुर के, इसलिए मैं उनका साथ दे रहा हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में कोई भी डिसीजन मेकिंग में संघ एक बड़ा प्लेयर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और यकीनन स्वयं संघ के पास सबसे नजदीकी कोई व्यक्ति है उनके दिल के पास, तो वो गडकरी है। दूसरी बात, यदि हम 230 की बात करते हैं, और ये तो एक सिंबॉलिक हो गया कि रथ फंस गया, रथ निकालने के लिए नया घोड़ा, सीधा सीधा अरिथमेटिक है, फिर आपको कम से कम 50 से 70 सीटें लगेगी सरकार बनाने के लिए। वो 70 सीटें आएगी कहां से, ये देखना होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो सुपड़ा साफ होगा। सॉरी, एनडीए गठबंधन के अजित पवार हो गए, शिंदे हो गए, ये जो तमाम छोटे मोटे दल है जो ईडी के गन पॉइंट पे इनके साथ आए, इनका सुपड़ा साफ होना तय है। तभी आप कुल मिला के 220 पे आप रुक जाओगे, 230 पे आप रुक जाओगे सब मिलके। ऐसे में आपको ये देखना होगा कि ये 70 सीटों का ब्लॉक कौन लाएगा अक्रॉस द पार्टी लाइन। कौन सा ऐसा बीजेपी का नेता है जिसके यहां विरोधियों के मुख्यमंत्री भी हंस के आते और हंस के चले जाते हैं। मोदी जी ने ट्रांसपोर्ट मंत्रालय दे के गडकरी जी को, मुझे लगता है उन्हें पूरा नेटवर्क बनाने का, सिर्फ देश के रास्ते ठीक करने का अवसर नहीं दिया, व्यक्तिगत संबंध सुधारने का भी बहुत अवसर दिया। जी जिन जिन राज्यों में गडकरी के रोड गए, उस राज्यों में गडकरी का दोस्ती का हाथ भी गया। आज पूरे पार्लियामेंट में उठ के आप देखिए, आप एट रैंडम सर्वे करिए, जो बीजेपी के घोर विरोधी है, जो बीजेपी का नाम सुनते ही तिलमिला जाते हैं, ऐसे सांसदों को भी आप गडकरी का नाम पूछोगे तो कहेंगे कि हम हमारा रोड करने के लिए गए थे और तुरंत सैंक्शन कर दिया। और 4 बार हमको जी फोन करके पूछते हैं हुआ कि नहीं काम, नहीं तो हुआ कि नहीं आप आपके क्या यहाँ कहना काम। चाह रहे हैं? टाइगर, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी हैं या अरविंद केजरीवाल हैं या नवीन पटनायक हैं, क्या इन लोगों से नितिन गडकरी के रिश्ते अच्छे हैं? व्यक्तिगत है, बहुत अच्छे हैं। अच्छे इसलिए है क्योंकि गडकरी जी की फिलॉसफी, देखिए मैं गडकरी जी को नागपुर से जानता हूं। वो अपनी अपना व्यक्तित्व बदले नहीं। कई बार उनको अपने व्यक्तित्व की वजह से नुकसान भी हुआ है। वो मुंह पे बोलने वाले इंसान हैं। वो हमेशा एक बात कहते हैं
कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। यानी टाइगर आप एक ये सिनेरियो दे रहे हैं, आप ये जो सिनेरियो ये दे रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस या कांग्रेस को लगता है कि वो सरकार नहीं बना सकती है, तो फिर सेकंड ऑप्शन जो विपक्ष का होगा वो ये होगा कि चलो भैया गडकरी को ही आगे नहीं कर दो, कम से कम मोदी से छुटकारा नहीं मिले। ये आप कहना ऐसा चाह रहे हैं? मैं नहीं, बहुत ऐसा क्रूड लैंग्वेज ऐसा में बोला। ऐसा नहीं, मैं सीधी बोलता हूं आपको। यदि 220 230 पे बीजेपी आती है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी यकीनन। जी बिल्कुल और होगी, वही इसीलिए राष्ट्रपति मैं भी कह रहा हूं। सबसे बड़ी और राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएगा। तो राष्ट्रपति के पास यदि बीजेपी पहुंचती है बोल के कि हमारे पास 50 सांसदों का समर्थन है, तो क्यों नहीं मानेगी बीजेपी? यदि सारे मराठी सांसद, जी उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद बंगाल, मैं बंगाल का नाम ले रहा हूं और पूरे विश्वास के साथ ले रहा हूं, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध है उसके। ममता भी व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई मानती है, ममता नहीं चरण नहीं छूती टाइगर, नहीं। मैं लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, मैं आपने सारी चीजें एकदम एकदम खुलकर सामने रख दी। लास्ट क्वेश्चन है, क्या इसका मोटिव, इसका मकसद ये होगा गडकरी को आगे करना कि किसी भी कीमत में इस गुजरात लॉबी को किनारे करो? ये आप कह रहे हैं? माइनस मोदी बीजेपी को फिर वो अटल जी वाले एरा में देखना चाहते हैं। ये मैं समझ रहा हूं, अटल मैं जी की समझ रहा सरकार हूं थी, कि अटल जी की सरकार थी, हमने कवर किया है, पार्लियामेंट में जाके कवर किया है। नहीं, आप ये कहना दीपक चाह भाई, रहे कभी हैं टाइगर। कभी मनभेद हुआ नहीं करते, मतभेद हुआ करते थे। नहीं, आप टाइगर ये कहना चाह रहे हैं कि जो टॉप प्रायोरिटी है वो किसी तरह से अमित शाह और मोदी, इनको तीसरा मौका देने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस तरह की आशंकाएं हैं? मैं फिर से अब मेरे शब्द दोहराता हूं, आपने इसमें एक नाम जोड़ दिया, अमित शाह। मैं मोदी सिर्फ मान रहा हूं। कल मोदी। माइनस मोदी कैबिनेट बने और उस अमित शाह आ जाए तो आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे सांसद होंगे जिन्हें अमित शाह इस पाले में ले आने में समझ गया मदद टाइगर, करेंगे। समझ गया। आप कह रहे हैं द बिग क्योंकि प्रॉब्लम जो अमित है वो शाह भी अमित शाह भी परेशान है। टाइगर, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, और आपने कहा कि अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं अंदर की खबर कि अगर अमित शाह भी मोदी से परेशान है, तो मैं आगे फिर और क्या बोलूं, मैं फिर और किसकी बात करूं? जब अमित शाह है वो भी अगर परेशान है मोदी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मैं दोस्तों पे छोड़ता हूँ। टाइगर, बहुत हिम्मत के साथ और जिस तरह से आपने पूरी पिक्चर रखी, तस्वीर, मैं उसकी दाद देता हूँ आपकी हिम्मत को। और एक चीज जो आपने कही कि आपकी बातों से ऐसा लगता है, क्योंकि आप सबके टच में रहते हैं, ग्राउंड सिचुएशन आपको पता है, आपने एक जो इंडिकेशन दिया या आपने जो एक तरह से तस्वीर सामने रखी है हम सबके, उस तस्वीर में हमको ऐसा लगता है कि मोदी का जो मैजिक, वो धीरे धीरे, या यूं कहें जो सूर्य है मोदी मैजिक का, वो अस्त होता हुआ नीचे जा रहा है। और वहां एक विकल्प की तलाश है। वो विकल्प इंडिया अलायंस हो सकती है, वो विकल्प कांग्रेस हो सकती है, वो विकल्प जो है बीजेपी के भीतर से कोई हो सकता है। लेकिन हाँ, मोदी जी के लिए 2024 के जो सफर है बहुत मुश्किल है, ये आपने कहा। टाइगर, आपके आने का मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप आए, आपने समय निकाला, थैंक यू धन्यवाद। सो मच सर।